Today I will continue the same topic which I taught yesterday, that is genetic disorder. Genetic disorder. Okay? हमने ये कल भी पढ़ा था कि जेनेटिक डिसऑर्डर इज अ डिजीज और डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड ड्यू टू जेनेटिक मैकेनिज्म लाइक क्रोमोसोमल जीन, मेंडेलियन जीन, मल्टीफैक्टर जीन, क्रोमोसोमल एबरेशन और एनोमलीज. एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड टू ऑटोसोमल डिजीजेस. वन इज कॉल्ड थैलेसीमिया एंड अनदर इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया. टुडे वी स्टडी द थर्ड जीन. ठीक है, आज हम थर्ड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सिस्टिक फिब्रोसिस. सिस्टिक फिब्रोसिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस, वॉट एवर यू कॉल इट. ओके, नाउ सिस्टिक फाइब्रोसिस है क्या? इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव जीन. ठीक है, डिसऑर्डर. इट इज अ ऑटोसोमल, ठीक है, इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर caused due to autosomal recessive gene. Caused due to autosomal recessive gene. सबसे पहले सिस्टिक फिब्रोसिस एक ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है. और ये कॉज क्यों होता है? ये कॉज होता है ऑटोसोमल रेसेसिव जीन में, जो कि तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर 7 में पाया जाता है. किसमें पाया जाता है? 7. फाउंड ऑन क्रोमोसोम नंबर 7. ठीक है, जो क्या करता है? इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन विच कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, तो ये तुम्हारा एक ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिस्टिक फिब्रोसिस, क्योंकि ये ऑटोसोमल रेसेसिव जीन के कारण होता है जो क्रोमोसोम नंबर 7 में पाया जाता है. और ये जो ऑटोसोमल रेसेसिव जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 7 में पाया जाता है, ये कंट्रोल करता है किसको? सिंथेसिस ऑफ यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, अब क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, या सिंथेसिस ऑफ भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी म्यूकस. बहुत ही हाईली विस्कस म्यूकस का प्रोडक्शन करता है. ठीक है, एंड एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सॉल्ट इन स्वेट. और उस इंसान के पसीने में या पसीने के थ्रू बहुत ज्यादा मात्रा में नमक का रिलीज होता है. ठीक है, जो बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए सही नहीं है. ठीक है, तो क्या हुआ कि इसका परिणाम क्या होता है? जो ऑटोसोमल रेसेसिव जीन क्रोमोसोम नंबर 7 में होता है, और वो क्या कंट्रोल करता है? यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, ये रिजल्ट होता है प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी म्यूकस. दूसरा कंडीशन क्या होता है? एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सॉल्ट इन स्वेट. ठीक है, ये जो सिस्टिक फिब्रोसिस है ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड को इफेक्ट करता है. एक्सोक्राइन मींस डक्टलेस ग्लैंड.
कौन कौन सा होगा? स्किन, लीवर, पैनक्रियास और लंग्स. इट इफेक्ट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें क्या आएगा? स्किन, लीवर, लंग्स एंड पैनक्रियास. ठीक है. अब इसमें होता क्या है देखो. सबसे पहले ये क्या रिलीज कर रहा है? हाई विस्कोसिटी म्यूकस. म्यूकस क्या होता है? जो चिपचिपा पदार्थ होता है हमारे माउथ में या नाक में रहता है. तो क्या होगा कि म्यूकस कलेक्ट्स इन द लंग्स. म्यूकस किस पे कलेक्ट हो रहा है? म्यूकस कलेक्ट्स इन द लंग्स एंड मेक ब्रेथिंग डिफिकल्ट. ऑटोमेटिक है कि लंग्स में जब बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस जमा हो जाएगा तो हमारा जो लंग्स का फ्लेक्सिबिलिटी है वो घट जाएगा एंड दैट कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा? ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन इज हाई. हम आसानी से किसी भी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो जाएंगे. ठीक है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है. हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है. नेक्स्ट क्या होगा? बाइल प्रोडक्शन. बाइल जूस, बाइल सॉल्ट कौन रिलीज करता है? लीवर. तो लीवर को भी इफेक्ट करता है कौन? सिस्टिक फिब्रोसिस. तो बाइल जूस प्रोडक्शन या बाइल प्रोडक्शन इज इम्पेयर्ड. इसको ना के बराबर एकदम बंद हो जाएगा. ठीक है, बाइल प्रोडक्शन इज इम्पेयर्ड. दूसरा क्या होगा? लीवर में घाव हो जाएगा. लीवर में अंडरगो कायरोसिस. लीवर में अंडरगो कायरोसिस. ठीक है. अब क्या होगा? पैनक्रियास जो है वो सफिशिएंट मात्रा में पैनक्रियाटिक जूस रिलीज नहीं करेगा. ठीक है. पैनक्रियास डज नॉट secrete sufficient quantity of पैनक्रियाटिक जूस. तो समझो, बाइल प्रोडक्शन बंद हो जा रहा है, लीवर में कायरोसिस हो जा रहा है, पैनक्रियास सफिशिएंट क्वांटिटी में पैनक्रियाटिक जूस रिलीज नहीं कर पा रहा है. तो फाइनली क्या होगा? डाइजेशन इज इम्पेयर्ड. डाइजेशन ना के बराबर हो जाएगा. डाइजेशन इज इम्पेयर्ड. जब हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे स्टूल में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में फैट का कंटेंट हाई हो जाएगा. फैट कंटेंट इज हाई इन स्टूल या फेसेस, जो भी बोल. ठीक है. कार्डियक फेलियर उस इंसान में कॉमन होगा क्योंकि लिपिड का क्वांटिटी, खास करके जो लो डेंसिटी लिपिड है, इसका क्वांटिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगा. कार्डियक फेलियर इज कॉमन. कार्डियक फेलियर इज कॉमन. कार्डियक फेलियर क्या है? ये कॉमन है. कार्डियक फेलियर इज कॉमन. तो बोला जा रहा है कि पर्सन विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस डाई अर्ली. पर्सन्स विथ सिस्टिक फिब्रोसिस डाई अर्ली. फिर से एक बार सुन लो. पहला पॉइंट, सिस्टिक फिब्रोसिस एक ऑटोसोमल रेसेसिव. हाँ श्रुति आने दो. फ्रूटी को आने बोलो. देखो फ्रूटी, फिर से सुनो. जेनेटिक डिसऑर्डर में आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टिक फिब्रोसिस. सबसे पहले, सिस्टिक फिब्रोसिस एक ऑटोसोमल जेनेटिक रेसेसिव डिसऑर्डर है, पहला. दूसरा,
ये रेसेसिव जीन के कारण होता है जो ऑटोसोम में पाया जाता है। और ऑटोसोम में कितने नंबर क्रोमोसोम में? तो क्रोमोसोम नंबर 7 में। और ये जो ऑटोसोमल रेसेसिव जीन है ये कंट्रोल करता है सिंथेसिस को एक यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन का, यानी एक कंजुगेटेड प्रोटीन का, क्योंकि ग्लाइको मतलब हो गया ग्लाइकोजन विच इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन तो प्रोटीन ही है। नेक्स्ट, ये जो सिस्टिक फिब्रोसिस है ये क्या कर रहा है? ये प्रोडक्शन कर रहा है हाई विस्कोसिटी म्यूकस। म्यूकस का जो विस्कोसिटी है, जो चिपचिपापन है, बहुत ज्यादा होगा, प्लस एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सॉल्ट। हमारे बॉडी से जब सिस्टिक फिब्रोसिस होगा तो जो पसीना निकलेगा उसमें सॉल्ट का मात्रा बहुत ज्यादा होगा। बाद में ये पाया गया कि जो सिस्टिक फिब्रोसिस नाम का डिजीज या डिसऑर्डर है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? डक्टलेस ग्लैंड, जैसे पैनक्रियाज, ये सब। तो इसमें किसको बेसिकली कर रहा है? स्किन, लीवर, लंग्स और पैनक्रियाज। तीसरे में आ जाओ, म्यूकस जो है, सबसे पहले इसमें क्या इफेक्ट होता है? म्यूकस जो है ये लंग्स में कलेक्ट होता है, और लंग्स में जब बहुत ज्यादा म्यूकस जमा हो जाएगा इट मेक द ब्रीथिंग डिफिकल्ट, श्वास लेने में हमें दिक्कत होगी। सेकेंड, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, जिसलिए हम आसानी से किसी इंफेक्शन से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, इन्फेक्शियस एजेंट से या इन्वायरमेंट से। तो ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन हाई, यानी हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रहा है। बाइल प्रोडक्शन इंपेयर्ड, बाइल जूस रिलीज नहीं होगा, यानी फैट का ब्रेकडाउन बंद। जब फैट का ब्रेकडाउन बंद होगा तो फैट का डाइजेशन बंद। एज अ रिजल्ट हमारे बॉडी में फैट का कंटेंट ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब लीवर में कायरोसिस हो रहा है, यानी लीवर में घाव हो रहा है। पैनक्रियाज जो है वो कभी भी सफिशिएंट क्वांटिटी में पैनक्रियाटिक जूस नहीं बनाएगा। पैनक्रियाज जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में पैनक्रियाटिक जूस नहीं बना पाएगा। ठीक है। अब पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस नहीं बना रहा है, लीवर बाइल जूस नहीं बना रहा है, लीवर में कायरोसिस भी हो चुका है। रिजल्ट क्या होगा? डाइजेशन इज इम्पेयर्ड, डाइजेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? स्टूल में जो फैट कंटेंट है वो हाई हो जाएगा, और फैट कंटेंट हाई होने के कारण बॉडी में कार्डियक फेलियर सिस्टिक फिब्रोसिस पेशेंट में कॉमन है। कार्डियक फेलियर मतलब हार्ट फेलियर पेश कॉमन है, और बोला जा रहा है जिस इंसान को सिस्टिक फिब्रोसिस होता है वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। ही और सी इज अनेबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सभी के लिए क्लियर हो गया सिस्टिक फिब्रोसिस? ठीक है। सर इसको क्योर नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है? इसका ट्रीटमेंट देखो, ये जेनेटिक डिजीज है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर तो नहीं है। जेनेटिक डिजीज का क्योर एक ही तरीके से होता है, जीन थेरेपी से, लेकिन वो भी कब संभव है? अगर डेवलपिंग फीटस में वो एम्ब्रायो स्टेज में हो तो, अदरवाइज कोई क्योरमेंट नहीं है। ठीक है। अब सिस्टिक फिब्रोसिस के बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर एक तरह का ब्रेन का डिजेनरेटिव डिजीज है। ठीक है। नेक्स्ट है अल्जाइमर डिजीज, DAL, ठीक है, ZHEIMERS, ठीक है, ALZHEMIERS, अल्जाइमर डिजीज। ये भी तुम्हारा ऑटोसोमल रेसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट अलग पढ़ाएंगे। हंटिंगटन्स डिजीज है, पॉलीडेक्टाइल, देखते हैं किसी का 5 की जगह 6 उंगली आ जाता है, वो सब है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो ऑटोसोमल रेसेसिव है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज अ डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का एक डिजेनरेटिव डिजीज है which is caused by two autosomal
डिफेक्टिव एलील, ऑटोसोमल डिफेक्टिव एलील। दो ऑटोसोमल डिफेक्टिव एलील के कारण ये अल्जाइमर डिजीज होता है, ठीक है। दैट इज वन ऑन, एक किसमें पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 21। एक ऑटोसोमल डिफेक्टिव जीन एलील जो अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड है वो क्रोमोसोम नंबर 21 में पाया जाता है। इट इज डोमिनेंट इन नेचर। ये डिफेक्टिव एलील जो क्रोमोसोम नंबर 21 में पाया गया है वो डोमिनेंट इन नेचर है। सोज इट्स इमीडिएट इफेक्ट, ये अपना इफेक्ट तुरंत शो करता है। सोज इट्स इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। बट इज रेयर, बट ये बहुत रेयर है, ठीक है। वाइल क्या होता है, द मोस्ट कॉमन टाइप इज द E4 डिफेक्टिव एलील। सबसे कॉमन टाइप कौन है, E4 डिफेक्टिव एलील प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 19। ये कहां पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 19 में पाया जाता है। जबकि जो दूसरा डिफेक्टिव एलील है वो E4 बोला जाता है उसको, और वो कहां पाया जा रहा है, क्रोमोसोम नंबर 19 में पाया जाता है, ठीक है। सेट्स लेट, ये ह्यूमन बॉडी में इफेक्ट सेट्स बाद में दिखाता है, यानी एबव 40 इयर्स, एबव 40 इयर्स ऑफ एज, 40 साल के बाद ये हमारे बॉडी में अगर है भी तो इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। देखो, अल्जाइमर डिजीज में दो डिफेक्टिव एलील है जो कि ऑटोसोमल है, यानी ऑटोसोम में पाया जाता है। पहले वाला क्रोमोसोम नंबर 21 में पाया जाता है, वो डोमिनेंट होता है नेचर में और इसलिए अपना इफेक्ट इमीडिएटली शो करता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। लेकिन जो दूसरा है E4 एलील, वो सबसे कॉमन टाइप है ह्यूमन में, ठीक है, और वो क्रोमोसोम नंबर 19 में पाया जाता है, और ये ह्यूमन में अपना इफेक्ट थोड़ा लेट से दिखाता है, यानी अबव द 40 इयर्स ऑफ एज, 40 साल की उम्र के बाद। अब इसमें क्या होता है, देयर इज, ठीक है, अ डिपोजिशन ऑफ, इसमें क्या होता है, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ सिनाइल प्लेक, there is a deposition of senile plaque in the nervous system। नर्वस सिस्टम में डिपोजिशन होता है, ठीक है, सिनाइल प्लेक का, ठीक है। इसके कारण ड्यू टू नॉन मेटाबॉलिज्म, इसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, किसका, एमाइलोइड बी पेप्टाइड, नॉन मेटाबॉलिज्म ऑफ एमाइलोइड बी पेप्टाइड, ठीक है। जब इस केमिकल सब्सटेंस का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो ये नर्वस सिस्टम में हाईली मात्रा में डिपॉजिट होता है, और नर्वस सिस्टम का जो नर्वस कंडक्शन है, वो जो नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है, उसको पूरी तरह से रोक देता है। दैट इज कॉल्ड सिनाइल प्लेक, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, रिजल्ट्स इन डीजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन। क्या होता है,
उस इंसान का न्यूरॉन जो है पूरी तरह से डीजेनरेट यानी नष्ट हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है उसका एक्टिविटी रिड्यूस्ड हो जाता है। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से रिड्यूस्ड हो जाता है। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है, तालमेल को बनाए रखता है। जब कोलिन प्रॉपरली बनेगा ही नहीं, उसका एक्टिविटी रिड्यूस्ड हो जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहला असर होगा देयर इज अ चेंज इन पर्सनैलिटी। देयर इज अ चेंज इन पर्सनैलिटी, हमारे पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि हम हमेशा एक उलझन की स्थिति में रहेंगे। तुमको उस इंसान का मुंह देख के ही समझ आएगा कि इज अंडर कंफ्यूजन। दूसरा क्या होगा, डिस्टर्बेंस इन मेमोरी, वो कोई भी चीज को ठीक से याद ही नहीं रख पाएगा। डिस्टर्बेंस इन मेमोरी जिसको हम लोग डिमेंशिया भी बोलते हैं या लॉस ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं, डिस्टर्बेंस इन मेमोरी। तीसरा जो सबसे कॉमन चीज होता है, हाथ पैर कांपता है, ठीक है, ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स, ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स, ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स, ठीक है। और बोला जा रहा है कि ये जो बीमारी है अल्जाइमर, जो कि बेसिकली ब्रेन का ही बीमारी है, इसलिए देखो जितना भी काम हो रहा है सब ब्रेन से ही रिलेटेड हो रहा है, डिफेक्ट, ठीक है। डिमेंशिया और लॉस ऑफ मेमोरी जो होता है, डिमेंशिया और लॉस ऑफ मेमोरी इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। फिर से एक बार समझ लीजिए, है ना। अल्जाइमर डिजीज क्या है, इट इज अ डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ ब्रेन। ये एक ऐसा डिजीज है जो ब्रेन को डीजेनरेट कर देता है, मतलब ब्रेन को ठीक से काम करने लायक नहीं छोड़ता है। क्यों, क्योंकि ये कॉज कौन करेगा, इट इज कॉज्ड बाय टू ऑटोसोमल डिफेक्टिव एलील। दो एलील है, एक क्रोमोसोम नंबर 21 में पाया जाता है, दूसरा क्रोमोसोम नंबर 19 में पाया जाता है। क्रोमोसोम नंबर 21 में जो पाया जाता है वो डिफेक्टिव एलील जो कि अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड है, वो डोमिनेंट नेचर का होता है। और जो डोमिनेंट नेचर का होगा वो अपना इफेक्ट इमीडिएटली शो करेगा, बट ये ह्यूमन बीइंग में बहुत रेयर होता है, वेरी रेयर। लेकिन जो 19 नंबर क्रोमोसोम में पाया जाता है उसको बोलते हैं E4 डिफेक्टिव एलील, और ये ह्यूमन बॉडी में अगर इफेक्ट शो भी करता है तो अबव द एज ऑफ 40 to 45 ईयर्स शो करता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली जो एमाइलोइड बी पेप्टाइड है, ठीक है, इस केमिकल सब्सटेंस का प्रॉपरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी बंद हो जाता है, जिस कारण से ये डिपॉजिट हो जाता है कहां पे, हमारे नर्वस सिस्टम में, यानी हमारे न्यूरॉन्स में जमा हो जाता है। जब न्यूरॉन्स में जमा हो जाता है तो न्यूरॉन प्रॉपरली ट्रांसमिशन नहीं कर पाता है। किसका ट्रांसमिशन नहीं कर पाता है, नर्व इंपल्स का। एज अ रिजल्ट न्यूरॉन डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब न्यूरॉन ही ठीक से डीजेनरेट, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, उसका मूल कारण क्या है कि जो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज है ये एक न्यूरोकेमिकल है या न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर है जो नर्व इंपल्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करता है। उसका भी प्रोडक्शन बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाता है। इसका नतीजा क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में क्या इफेक्ट्स होता है, पहला उसका पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। और दूसरा उसके मेमोरी में हमेशा डिस्टर्बेंस होता है, हाथ हमेशा कांपने लगता है, ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स। और बोला जा रहा है जो डिस्टर्बेंस और मेमोरी है जिसके कारण लॉस ऑफ मेमोरी जो होता है या डिमेंशिया, ये ह्यूमन में बहुत ही तेजी से इंक्रीज करता है, ठीक है, बहुत ही तेजी से बढ़ता है। किसमें, अल्जाइमर डिजीज। सबको समझ आया अल्जाइमर डिजीज। सर थर्ड पैराग्राफ फिर से बताइए ना। थर्ड पैराग्राफ मतलब कहां से बताओ, यहां से। बस सर। देखो इसमें क्या हो रहा है, अल्जाइमर डिजीज क्यों हो रहा है,
जो डिफेक्टिव एलीन है ना E4, ये क्या कॉज कर रहा है? एमाइलोइड बी पेप्टाइड जो केमिकल सब्सटेंस है, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होने दे रहा, इसका ब्रेकडाउन नहीं होने दे रहा या बनने नहीं दे रहा है, दोनों काम को ये रोक दे रहा है। नॉन मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हुआ? इसका एनाबॉलिक एक्टिविटी और कैटाबॉलिक एक्टिविटी दोनों को सीज कर दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? एमाइलोइड बी पेप्टाइड डिपोजिट हो रहा है कहां पे? हमारे नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में। जब न्यूरॉन में ये डिपोजिट होगा, यानी ये टूट नहीं रहा है ठीक से, इसलिए जमा होते जा रहा है कहां पे? हमारे न्यूरॉन में। जब न्यूरॉन में ये डिपोजिट हो रहा है तो फाइनली न्यूरॉन क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। दैट इज कॉल्ड डीजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन। दूसरा कारण है कि एमाइलोइड बी पेप्टाइड के नर्वस सिस्टम में डिपोजिट होने के कारण कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज भी स्लोली एक्टिविटी करता है। स्लो एक्टिविटी मतलब उसका एक्टिविटी भी रिड्यूस्ड हो जा रहा है, क्योंकि लगातार कुछ जगह में एमाइलोइड बी पेप्टाइड के डिपोजिशन के कारण ये अनइंटरप्टली बिना बाधा के टू एंड फ्रो मूव नहीं कर पा रहा है, जिसका नतीजा क्या हो रहा है हमारे बॉडी में? सबसे पहले हमारा पर्सनैलिटी चेंज हो रहा है। वी आर इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट। पर्सनैलिटी क्यों चेंज हो रहा है? दूसरा कारण देख लो, हमारा मेमोरी में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मेमोरी का डिस्टर्बेंस का मतलब वी आर ग्रेजुअली और रैपिडली लॉजिंग आवर मेमोरी पावर। हम किसी चीज को याद रखने की क्षमता, ये सब खत्म होते जा रहा है मेरा, ठीक है। दूसरा, हाथ ट्रेमलिंग कर रहा है। एक्चुअली हाथ और पैर दोनों ही पूरा कांपने लगता है, जिससे खास करके हाथ कांपने लगता है। तो ये सब जो चेंजेस आ रहा है, ये चेंजेस हमारे पर्सनालिटी को ऑटोमेटिक चेंज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा ब्रेन का मेमोरी लॉस होगा, हाथ कांपेगा, ये क्या करेगा? ये हमारे कॉन्फिडेंस को लो करेगा एंड दैट डैमेज आवर पर्सनालिटी। समझ आया? और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? ठीक है, किसी को नहीं? अमृता, पुष्पा, अक्षय, एलिना, किसी को नहीं? अंशिता? ठीक तो है। देखो ये सेकंड पैराग्राफ ना, दो डिफेक्टिव एलीन है ना जी। तो एक तो क्रोमोसोम नंबर 21 में था जो कि डोमिनेंट इन नेचर था और वो इमीडिएट इफेक्ट शो करता है, लेकिन वो रेयर है। अब दूसरा डिफेक्टिव एलीन कहां पे है? दूसरा डिफेक्टिव एलीन है E4, जो किसमें पाया जाएगा? क्रोमोसोम 19 में, और ह्यूमन बॉडी में ये सबसे कॉमन टाइप है, ठीक है। बट ये सेट्स लेट, मतलब ये ह्यूमन बॉडी में जो इफेक्ट शो करता है E4 डिफेक्टिव एलीन, जो किससे रिलेटेड है? एल्जीमायर डिजीज से। वो कब शो करता है? अबव 40 इयर्स ऑफ एज। अब समझ आया? और किसी को कुछ पूछना है? पूजा? समझ आ गया। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ पढ़ेंगे, एल्बिनिज्म। तुम लोग देखे भी होगे, ऐसा बहुत सारा इंसान को देखे होगे जिसका पूरा बॉडी या तो एकदम व्हाइट है या बॉडी के बीच में व्हाइट है और लाल लाल पैचेस है ना। वो बीमारी को कहा जाता है एल्बिनिज्म, क्योंकि उसके स्किन में प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं, मेलानिन नहीं बनता है। उसको लेप्रोसी में मत गिनना। लेप्रोसी और एल्बिनिज्म में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वैसे इंसान जिसके पूरा बॉडी एकदम सादा है और उसके बॉडी में एक ब्राउन पैचेस है, तुम उसमें कोई चीज पियर्स करोगे ना तो उसको चुभन महसूस होगा। अगर चुभन महसूस हो रहा है उस स्किन में, वो सेंसलेस नहीं है, तो वो एल्बिनिज्म है। लेकिन अगर वहां कहीं पे स्पॉट है और उसमें कोई चीज तुम पियर्सिंग कर रहे हो और वो सेंसलेस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज अ साइन ऑफ लेप्रोसी। ठीक है, समझ आया? देखो एल्बिनिज्म कैसे होता है, कहां से होता है, सब बता रहे हैं। ठीक है, और एल्बिनिक जो इंसान होता है उसको फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि उसका जो अपर लेयर ऑफ स्किन है वो नहीं बनता, या अपर लेयर ऑफ जो पिगमेंट स्किन है, मेलानोसाइट्स, वो नहीं बनता है। और जो बहुत हद से ज्यादा काला वो कोई बीमारी थोड़ी है उसमें, यानी कि उसमें मेलानिन ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रॉपिक अफ्रीकन पीपल को देख लो, दे आर ब्लैक, व्हाई? बिकॉज दे आर इन द इक्वेटर। वो तो मेलानिन के कारण, हम लोग जैसे गोरे जैसे दिख रहे हैं, तो यानी हमारी बॉडी में मेलानिन कम है। देखो अब नेक्स्ट है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म इसमें क्या लिखेंगे?
It is an autosomal recessive genetic disorder. It is an autosomal recessive genetic disorder. ठीक है, which is caused due by the absence of enzyme tyrosinase, which is caused by the enzyme, by the absence of enzyme, by the absence of enzyme, क्या नाम है उसका, टायरोसिनेस। ये एंजाइम एल्बिनिक पेशेंट में एब्सेंट होता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, विच इज एसेंशियल, जो जरूरी है, एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन, which is essential for the synthesis of melanin। और मेलानिन किससे सिंथेसिस होगा, फ्रॉम डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। ठीक है, यानी टायरोसिनेस जो एंजाइम है, ये डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन से मेलानिन का प्रोडक्शन करता है। डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन से मेलानिन का प्रोडक्शन करता है, बट ये जो टायरोसिनेस एंजाइम है, इसका एब्सेंस होता है। कब, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एल्बिनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, द जीन फॉर albinism, the gene for albinism does not produce the enzyme। ये एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करेगा। कौन सा एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करेगा, टायरोसिनेस, जो मेलानिन बनाता है। ठीक है, कब, जब ये रेसेसिव कंडीशन में होगा। ठीक है, बट इन नॉर्मल एलिलिक कंडीशन, लेकिन अगर इंसान का नॉर्मल एलिलिक कंडीशन है, ठीक है, यानी ए कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, तो क्या होगा, इट डज, यानी ये टायरोसिन प्रोड्यूस करेगा। बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो होमोजाइगस रेसेसिव ऑटोसोमल जीन है, यही कॉज कर सकता है एल्बिनिज्म को। ठीक है, ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल, दैट इज दोनों स्मॉल ए होगा, आर एल्बिनिज्म या आर इफेक्टेड by albinism, affected by albinism। दूसरा, एल्बिनिज्म जो होता है पेशेंट है ना, जिस भी इंसान में अगर एल्बिनिज्म होगा तो क्या होगा, डार्क पिगमेंट जो है वो ना के बराबर होगा स्किन में, हेयर में और आइरिस में, आंख के आइरिस में, जो आंख के कलर को डिटरमाइन करता है। लिखेंगे, एल्बिनिज्म लैक्स, क्या लैक करता है, डार्क पिगमेंट, यानी मेलानिन। कहां पे लैक करता है, इन स्किन, हेयर एंड आइरिस ऑफ आई। आइरिस ही लिख देते हैं, आंखी में होता है आइरिस। ठीक है, नॉर्मली जो इंसान एल्बिनिक होता है उसका जो विजन है वो सिर्फ थोड़ा नॉर्मल इंसान से पुअर होता है, कम दिखता है, अदरवाइज वो नॉर्मल लाइफ जीता है, उसकी बॉडी में बाकी कोई बीमारी नहीं होता है। ठीक है, तो लिखेंगे, ऑल्दो albinos
have पुअर विजन, उनकी दृष्टि शक्ति कम होती है हम नॉर्मल इंसान से. ऑल्दो एल्बिनोज हैव पुअर विजन येट दे लीड अ नॉर्मल लाइफ, अदरवाइज दे लीड अ नॉर्मल लाइफ. फिर से सुन लो, एल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है और इस रेसेसिव डिफेक्टिव जीन के कारण एब्सेंस होता है एंजाइम का जिसका नाम है टायरोसिनेज. टायरोसिनेज का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन से मेलानिन बनाता है एंड मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्किन कलर. नेक्स्ट में जो जीन फॉर एल्बिनिज्म है ये एंजाइम टायरोसिनेज को प्रोड्यूस नहीं करता है अगर वो होमोजाइगस रेसेसिव होता है. लेकिन अगर वो नॉर्मल एलिक कंडीशन में होता है, यानी या तो हेट्रोजाइगस या तो दोनों ए जीन डोमिनेंट होता है, तो वो टायरोसिनेज को प्रोडक्शन करता है. ठीक है, यानी सिर्फ होमोजाइगस इंडिविजुअल जिसमें दोनों रेसेसिव जीन मौजूद है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्बिनिज्म, तो वो इंसान इफेक्टेड है. दूसरा, फर्स्ट पॉइंट फिर से बताइए ना. फर्स्ट पॉइंट क्या नहीं थी? नहीं सर, फर्स्ट डज नॉट प्रोड्यूस द एंजाइम. ठीक तो है, इसमें क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी ऑटोसोम में जो रेसेसिव जीन है वही डिफेक्टिव है और उसके कारण इस एल्बिनिक इंसान में एंजाइम टायरोसिनेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. एंजाइम टायरोसिनेज का काम क्या है? ये फिनाइल एलानिन या डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन को किस में कन्वर्ट करता है? मेलानिन में. ये डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन से मेलानिन बनाता है. कौन बनाता है? टायरोसिनेज. तो जब डिफेक्टिव एलिक टायरोसिनेज बनाने नहीं देगा तो मेरे बॉडी में अगर ये मौजूद भी है तो मेलानिन नहीं बनेगा. समझ आया? सर फर्स्ट पॉइंट डज नॉट प्रोड्यूस द एंजाइम टायरोसिन. अरे वही तो बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट कहाँ तुमको सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं कि हम बोल तो यार सेम बात यही भी बोल रहे हैं. समझो बात को कि अगर जीन इंसान में एल्बिनिक जीन है, एल्बिनिज्म का जीन क्या है? दोनों स्मॉल ए, तो क्या होगा? उसमें एंजाइम टायरोसिनेज प्रोड्यूस नहीं होगा. यहां भी तो वही लिखे हैं, एब्सेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज. समझ आया? और जब टायरोसिनेज नहीं बनेगा तो क्या होगा? उस इंसान के बॉडी में मेलानिन नहीं बनेगा. यही तो बात बोल रहे हैं. लेकिन अगर ये रेसेसिव जीन, तुम लोग को बार बार बताए हैं कि रेसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस तभी करता है जब ये पेयर में होता है. लेकिन अगर ये रेसेसिव जीन नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल मतलब या तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो जाए या तो दोनों डोमिनेंट हो जाए, तो इस केस में क्या होगा? इंसान एल्बिनिक नहीं होगा, क्योंकि एल्बिनिक को कॉज कौन कर रहा है? रेसेसिव जीन. और रेसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस कब कर सकता है? जब वो पेयर में होता है. समझ आया? आया समझ में? यस सर. ठीक है, अब देखो, जिस इंसान में एल्बिनिज्म होता है उसके स्किन में, हेयर में और आई के आइरिश में डार्क पिगमेंट मेलानिन एब्सेंट होता है या ना के बराबर होता है. ठीक है. दूसरा, इस इंसान का जो विजन है, देखने की कैपेसिटी, वो पुअर होता है, अदरवाइज दे लीड अ नॉर्मल लाइफ. इसके सिवा इसके बॉडी मेलानिन खाली कमी है, इसके सिवा अदरवाइज इसके बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं है. ये सबको क्लियर हुआ एल्बिनिज्म? यस सर. ठीक है. एलिना, पुष्पा, कोमल, ठीक है. ठीक है. फ्रूटी, समझ आ रहा है? यस सर. अब देखो लास्ट जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे. ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव, उसका नाम है गॉकर्स डिजीज. ठीक है. लास्ट है एफ, यानी 6 नंबर,
गॉकर्स डिजीज, गॉकर्स, इसमें एक स्फिंगोलिपिड है जिसका नाम है सेरिब्रोसाइट, उसका सिंथेसिस ठीक से नहीं होता। देखो गॉकर्स डिजीज क्या है, इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें एक फैटी एसिड है जिसका नाम है सेरिब्रोसाइट, उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होता। इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है in which the breakdown of fatty acid substance, breakdown of fatty acid substance सेरिब्रोसाइट, ठीक है, सेरिब्रोसाइट जो है इज इंपेयर्ड, ये ठीक से नहीं हो पाता। इसका असर क्या पड़ता है, लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड मटेरियल इन आवर बॉडी टिश्यू एंड ब्लड, लीडिंग टू इट्स का मतलब सेरिब्रोसाइट, लीडिंग टू इट्स एक्यूमुलेशन यानी जमा होना इन आवर बॉडी टिश्यू, इन आवर बॉडी टिश्यू एंड ब्लड, एक्यूमुलेशन इन आवर बॉडी टिश्यू एंड ब्लड। दूसरा क्या होगा, इट इज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल रेसेसिव जीन, ये किससे कॉज हो रहा है, ऑटोसोमल रेसेसिव जीन, ठीक है, विच it is caused by autosomal recessive gene which inhibit the activity of enzyme, क्या, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, ठीक है, जो किसका एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, वो एंजाइम ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज को बनाना बंद कर दे रहा है, which inhibit the activity of enzyme glucocerebrosidase in lysosome, लाइसोसोम ये बनाना बंद कर देता है। और जब ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा तो सेरिब्रोसाइड जो कि एक फैटी एसिड सब्सटेंस है, इसका ब्रेकडाउन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, consequently मीन्स इसका परिणाम क्या होगा, consequently there is an accumulation of n नहीं होगा, a सेरिब्रोसाइट, अब ये क्या है वो भी लिख दो, केमिकली इसको बोला जाता है स्फिंगोलिपिड, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ लिपिड है यानी फैट है। देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ सेरिब्रोसाइट, ठीक है, सो देयर इज एन इनलार्जमेंट, कौन फैल जाता है, देयर इज एन इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर, ऑफ स्प्लीन जो कि लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, और लीवर जो कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। साथ ही साथ there is an expansion of
सम क्या लिम्फ बोन्स, सम लिम्फ बोन्स। ठीक है, अब देखो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि यहां पे एक्यूमुलेशन होता है, जमा होता है, किसका? सेरिब्रोसाइट का। और सेरिब्रोसाइट का जब इसमें जमाव होगा, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में इंजाइम ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज लाइसोसोम में नहीं बन रहा है। जब ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज इंजाइम लाइसोसोम में नहीं बन रहा है तो उसका नतीजा क्या होगा? ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और खास करके स्प्लीन और लीवर में जब ये जमा होगा, ये उसके इनलार्जमेंट को कॉज करेगा, इनलार्जमेंट को कॉज करेगा। और साथ ही साथ देयर इज अ एक्सपेंशन ऑफ लिम्फ बोन्स। लिम्फ का मतलब, फॉर लिम्फ मतलब हाथ और हैंड लिम्फ मतलब पैर, ये दोनों में एक्सपेंशन होगा, जमा होने के कारण वो थोड़ा फैल जाएगा। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, आज ये टॉपिक यहीं तक रखने दो, नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे। एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। ओके, सबको क्लियर हुआ ना? ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया? पूछो। सर हम लेफ्ट हो गए, थोड़ा सा एक बार ये लास्ट वाला पैरा बता दीजिए। सुनो, जब एंजाइम ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज नहीं बनेगा ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, तो क्या होगा? हमारे बॉडी में सेरिब्रोसाइट जो कि एक फैट है उसका जमा होगा। और ये कहाँ जमा होगा? सबसे बेसिकली ये जमा होगा हमारे स्प्लीन में और लीवर में, इसलिए स्प्लीन और लीवर इनलार्ज करेगा। दूसरा, हमारा जो लिम्फ बोन है, लिम्फ मतलब, फॉर लिम्फ मतलब हाथ, हैंड लिम्फ मतलब पैर, ये सब में जब डिपोजिशन होगा सेरिब्रोसाइट का, ये भी एक्सपेंड करेगा, उसके जमाव के कारण ये थोड़ा फैल जाएगा। अब समझ आया एलिना? यस सर। अब और किसी को? पुष्पा, कोमल, अक्षय, गोविंद, किसी को दिक्कत है? क्लियर? ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल का सेशन थोड़ा ज्यादा होगा, हो सकता है 1 घंटा से थोड़ा 10-15 मिनट हम ज्यादा लें। That's all for today. Thank you.